मिशन साउथ पर केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पलक्कड़ में कहा, मोदी की गारंटी है बीजेपी का संकल्प पत्र। लेफ्ट पर भी किया जोरदार हमला। कर्नाटक में जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने महिलाओं पर दिए बयान पर जताया खेद। कहा, कांग्रेस ना पढ़ाए महिलाओं के सम्मान का पाठ। अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा और योगी समेत दमखम के साथ चुनावी रण में उतरे बीजेपी नेता। विपक्षी दलों ने भी प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज वायनाड में रोड शो पर निकले राहुल गांधी। मायावती मुरादाबाद में करेंगी पार्टी के लिए प्रचार। प्रियंका गांधी का राजस्थान के अलवर में रोड शो। शराब नीति घोटाले की आरोपी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी। अरविंद केजरीवाल पर भी आज सुप्रीम सुनवाई। उनकी न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। और 4 धाम और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट। तो वहीं 29 जून से 19 अगस्त तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ मिशन पर आज केरल में हैं। यहां आज उन्होंने पहली सभा पलक्कड़ में की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी होती है। पीएम ने साथ ही कहा कि भारत की साख अब दुनिया में बढ़ गई है। ये चुनाव देश के भविष्य के लिए फैसले लेने का चुनाव है। ये चुनाव आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी के लिए चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के उज्जवल जीवन के लिए गारंटी देने का चुनाव है। केरल के लोगों ने लास्ट 10 इयर्स में देखा है कि कैसे एनडीए सरकार ने दुनिया भर में भारत की साख बढ़ाई है। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश की बना दी थी। बीजेपी सरकार ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। आज जब कोई भारतीय विदेश जाता है, गल्फ जाता है, तो उसे सम्मान से देखा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज गुजरात की पोरबंदर सीट से पर्चा भर रहे हैं। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव है। मनसुख मांडविया भावनगर के रहने वाले हैं, लेकिन पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में मांडविया राज्यसभा से सांसद हैं। आज नामांकन भरने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा की। पोरबंदर सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। पोरबंदर लोकसभा सीट पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ के इलाकों से मिलकर बनी हुई है। यहां पाटीदार मतों का बोलबाला है। इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां 1991 से लगातार भाजपा जीतती आ रही है। सिर्फ 2009 में भी यहां से कांग्रेस उम्मीदवार विट्ठल रादड़िया जीत पाए थे, लेकिन साल 2013 में वह भी भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार कांग्रेस ने राजू ओडेद्रा पर दांव लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां उमेश मकवाणा को उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी वाली महिला लाभार्थियों पर अपनी टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा महिलाओं का अनादर करना का नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि कांग्रेस उन्हें महिलाओं का सम्मान करने का पाठ ना पढ़ाए। कुमारस्वामी ने कांग्रेस
को रणदीप सुरजेवाला की ओर से हेमा मालिनी और कंगना रनौत पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की याद दिलाई और आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए उनकी टिप्पणियों से उन्हें धमकी दे रही है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर भी निशाना साधा है। कहा है कि उनका परिवार संपत्ति इकट्ठा करने के लिए क्या करता है ये सबको मालूम है। उत्तर पूर्वी दिल्ली अब इस चुनाव में हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस ने कल यहां से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई सामने तो होगा ही। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। जनता तय करेगी कि नतीजे क्या होंगे। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। वहीं कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी और सांसद मनोज तिवारी ने हैरानी जताई और कहा कि क्या कांग्रेस को कोई और चेहरा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार ने देश, सेना और देश की संस्कृति का अनादर किया है। लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जितने भी आतंकवादी और भ्रष्टाचारी हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ममता सरकार संरक्षण क्यों देती है। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार भी करते हैं, जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, इन सबको संरक्षण कहीं पर मिलता है तो ममता बनर्जी जी की नाक तले पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये संरक्षण पश्चिम बंगाल में क्यों मिलता है? भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में बने, इनके मंत्रियों के घर पे करोड़ों रुपए पकड़े गए, महिला अपराध में तृणमूल के नेताओं का नाम आया, उनको संरक्षण देने में इनकी सरकार का नाम आया। आतंकवादी चाहे पश्चिम बंगाल में घटना करें या बेंगलुरु में करें, लेकिन संरक्षण, पनाह उनको कहीं मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों? अब बात कांग्रेस के चुनावी दौरे की। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज से केरल के दौरे पर हैं। आज वो वायनाड में रोड शो पर निकले हैं। वायनाड से ही राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। शाम को उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। राहुल ने अभी इसी महीने की शुरुआत में 3 अप्रैल को वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल किया था और एक रोड शो निकाला था। यहां उनका मुकाबला केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन में शामिल CPI से हो रहा है। CPI ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है। वहीं BSP ने यहां PR कृष्णन कुट्टी को मैदान में उतारा है। The main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country, because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. भाजपा के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह जम्मू के कठुआ उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के बसहौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भाजपा ने लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है।
उधर जम्मू कश्मीर में उधमपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा का साथ साथ इंडिया अलायंस भी पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने डोडा में कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह के पक्ष में रोड शो किया। विपक्षी गठबंधन के मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो आज कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं या फैक्टर्स हैं जो आपके पक्ष में जाएंगे? लोगों की नाराजगी इस बात को लेके कि यहाँ कोई खास फर्क उनकी जिंदगी में पिछले 5 साल में नहीं आया है, कोई बेहतरी नहीं आई है। किसी भी लिहाज से आप देखें तो लोग मौजूदा हुकूमत से, चाहे जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत हो, उससे मुतमईन नहीं है। 370 की बात जो आपके अलायंस के लोग थे, आपने भी की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए। क्या ये अभी भी एक मुद्दा है आपके लिए? ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना लिया है तो आप क्यों इस चीज को दोहराते हैं। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हक में फैसले सुनाए, तो क्या बीजेपी ने ये मुद्दा छोड़ दिया था? और भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसमें हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो अलायंस के आपके मुखिया हैं कांग्रेस, वो इस मामले पे चुप है, इस पर आपका क्या कहना है? बात नहीं, वो उनकी मजबूरी है। कांग्रेस चुप है तो हम चुप रहें, ये जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान जहाँ पे हर किसी को अलग अलग तराजुओं में तोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अलायंस में एक कॉमन एजेंडा होता है, उस एजेंडा में हम देखते हैं महबूबा मुफ्ती जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सीटों के मसले पे अलग हो जाती है। कांग्रेस आपके 370 के मुद्दे पर चुप है। बड़े इश्यूज पे हम एक साथ हैं और 370 को लेके जरूरी नहीं है कि हम सब उस पे एक पेज पे हों, लेकिन कांग्रेस भी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं आया है। हम नहीं चाहते हैं कि उनके आने से कहीं और कांग्रेस को या हमारे और सहयोगी दलों को नुकसान हो। हम काफ़ी हैं जो यहाँ कांग्रेस की लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, उनके साथ मिलके हम यहाँ प्रचार करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बीजेपी का कहना है कि जो 370 है एक कवर था अलगाववाद को और आतंकवाद को, उसने उसको जिंदा रखा, हटा के हमने यहाँ पर शांति लाई। इससे पहले हमेशा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो भी हुआ, चाहे वो सेपरेटिज्म हो या मिलिटेंसी हो, उसके लिए पाकिस्तान कसूरवार है। पहले के चुनाव में अलगाववाद आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा होता था, पाकिस्तान हर चुनाव के प्रचार में छाया रहता था। जमीनी सतह पे तो बदलाव कम ही दिख रहा है। पीस डिविडेंड की हम बात करें, वो पीस डिविडेंड लोगों तक पहुंचा नहीं है, उम्मीद करेंगे कि पहुंचेगा। ने कहा कि गुलाम नबी आजाद से आपका कोई गिला नहीं है, सिर्फ वो वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि 370 जब हो रहा था तब वो वहां पर खड़े थे, आप लोग वहां पर हंस रहे थे। आजाद साहब को क्या याद दिलाऊं, 4 साहब का वजीर आला है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ एक खुलेआम घूम रहा था, हम 3 बंद थे। आपको याद है जब आजाद साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पद से जा रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनके लिए आंसू बहाए। डिलिमिटेशन का कुछ जो सियासी समीकरण है उन पर असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? ये पहला इलेक्शन है डिलिमिटेशन के बाद, कितना असर होगा देखेंगे। लेकिन जिस तरह इन्होंने मतलब सीटों का जो है वो नया नक्शा खींचा है, समझ में नहीं आता क्या सोच के किया। जिन कैंडिडेट के पक्ष में आप प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं का आपने विरोध किया था जब राहुल गांधी के साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। मैं किसी इंडिविजुअल के सपोर्ट में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इंडिया अलायंस के सपोर्ट में आया हूँ। के लिए उमर अब्दुल्ला, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की जो 6 सीटें हैं वो इंडिया अलायंस जीतेगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, डोडा। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह आज त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह सबसे पहले अगरतला के कुमारघाट में मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। वो त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा उम्मीदवार कृति देवी देबबर्मन के हक में रैली करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह इम्फाल में आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट पर मतदाताओं से वोट मांगेंगे। शाम को 6 बजे भाजपा नेता राजस्थान के जयपुर में भव्य रोड शो करेंगे, जिसमें आदर्श नगर, किशनपोल और हवा महल विधानसभा सीट को कवर किया जाएगा। कांग्रेस ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी के राष्ट्रीय नेता अब एक के बाद एक लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज फिर राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका आज अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। ललित यादव के सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद प्रियंका गांधी दौसा में कांग्रेस उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा के समर्थन में विशाल रैली को संबोधित करेंगी।
2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही समय बचा है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मतदाताओं को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहा है। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी चुनावी रण में उतर गई हैं। वो आज मुरादाबाद में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगी। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसी के साथ 24 की चुनौती की खबरों में बस इतना ही। खबरें अभी और भी हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में आयोजित भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेवा के माध्यम से भारत एक बेहतर सशक्त राष्ट्र बन सकता है। Indian Revenue Service is unique, has its own position. It is being rivaled by others. It has a pivotal role as the custodian of our taxation system, because democracy is being driven by economic strength, and you are integrally connected with that. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह न्यायपालिका खिलाफ गलत सूचना और जनभावनाओं को भड़काने की घटनाओं को लेकर चिंतित है। रिटायर्ड जजों ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में कई बार अदालतों और जजों की ईमानदारी पर संदेह करके न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इस तरह की हरकतें न केवल हमारी न्यायपालिका की पवित्रता का अनादर करती हैं, बल्कि निष्पक्षता के सिद्धांतों को भी सीधी चुनौती देती हैं। कुछ खास समूहों द्वारा अपनाई गई ये रणनीति बेहद परेशान करने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में न्यायपालिका ऐसे दबावों के खिलाफ मजबूत हो और यह सुनिश्चित हो कि हमारी कानूनी प्रणाली की पवित्रता और स्वायत्तता संरक्षित रहे। इन रिटायर्ड जजों ने लिखा है कि वह न्यायपालिका के साथ एकजुटता से खड़े हैं और इसकी गरिमा, अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से समर्थन करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं और पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। लिहाजा आज ईडी की ओर से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, बल्कि आम चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जल्द रिहाई की मांग भी की है। अब सवाल ये है कि क्या एक के बाद एक कई झटकों के बाद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं। उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली आबकारी घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। के कविता की सीबीआई रिमांड का आज आखिरी दिन था। हालांकि आज सीबीआई ने अदालत से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। तिहाड़ जेल में बंद के कविता को ईडी के बाद सीबीआई ने हिरासत में लिया था। वहीं अन्य आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर भी आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए भी अर्जी लगा रखी है और उस पर 20 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। सिसोदिया ने अदालत के सामने ये दलील दी है कि उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का प्रचार करना है। और आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। यह दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि मां दुर्गा का 7वां स्वरूप है। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in के साथ व्हाट्सएप नंबर 8394833833 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके आप भी पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 01351364 पर कॉल करने पर पंजीकरण की सुविधा दी गई है। साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप से पंजीकरण कर सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस साल भी यात्रियों की संख्या को सीमित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के द्वार 12 मई से दर्शन के लिए खुलेंगे। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यात्रा के पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। देश भर में 4 बैंकों जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और येस बैंक की 540 शाखाओं में पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके साथ ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी श्रद्धालु पंजीकरण करा सकेंगे। आपको बता दें कि 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कर दिया है कि अमेरिका तेहरान के खिलाफ जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा। G7 की बैठक के दौरान भी बाइडेन ने हमले की कड़ी निंदा की है। बाइडेन ने कहा है कि वॉशिंगटन अपने सहयोगी देश इजरायल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल को क्षेत्र में और हमले न करने की चेतावनी दी है। इजरायल ईरान के बीच बढ़े हुए तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि मध्य पूर्व क्षेत्र के लोग विनाशकारी खतरों का सामना कर रहे हैं। अब तनाव कम करने का समय आ गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि अधिक संयम बरतते हुए पीछे हटने की जरूरत है। वहीं यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन ने ईरान के जवाबी हमले की निंदा की है और मांग की है कि ईरान हमलों को पूरी तरह से बंद कर दे। उन्होंने गजा में संघर्ष को खत्म करने का आह्वान भी किया है। पापुआ न्यू गिनी में रात को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। वहीं खेल की खबरों में आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। बेंगलुरु टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। टीम ने अब तक सबसे खराब प्रदर्शन किया है और आरसीबी को पिछले कुछ मैचों में मुंबई, राजस्थान, लखनऊ और कोलकाता की टीमों से हार मिली है। टीम के अंदर विराट कोहली के अलावा दूसरा कोई बैटर अभी तक छाप छोड़ने में नाकाम रहा है। ग्लेन मैक्सवेल, खुद कप्तान फाफ डू प्लसी आक्रामक खेल नहीं दिखा पा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 3 मैचों में जीत मिली है। वहीं 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम के पास 6 अंक हैं। टीम पिछले 2 मैचों में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स को हरा चुकी है। उसकी बल्लेबाजी फॉर्म में नजर आ रही है। अपराजित बायर लेवरक्यूसेन ने
वर्डर ब्रेमेन को 5-0 से हराकर 5 मैच शेष रहते हुए बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पहली बार है जब लेवरक्यूसेन ने बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। खिताब अपने नाम करने के साथ ही लेवरक्यूसेन ने बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख के दबदबे को खत्म कर दिया है। बायर्न म्यूनिख की टीम लगातार 11 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। बायर लेवरक्यूसेन के बुंदेसलीगा के इस सीजन के रिकॉर्ड को देखें तो अपराजित तो रही ही है, साथ ही साथ टीम ने अब तक कुल 74 गोल किए हैं, जबकि केवल 19 गोल टीम ने अपने खिलाफ होने से किए हैं। बुंदेसलीगा का खिताब जीतने वाला बायर लेवरक्यूसेन 13वां क्लब है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।